व्याख्यान को सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रस्तुत व्याख्यान लर्निंग के कॉन्सेप्ट और ज्ञानी की थ्योरी पर प्रस्तुत किया जा रहा है। लर्निंग को परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है कि लर्निंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड बट ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। अधिगम शब्द अधिगम प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया के परिणाम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रक्रिया के रूप में अधिगम सीखने वाले के अनुभवों, उसकी आंतरिक एवं बाह्य क्रिया तथा उसकी अपनी परिस्थिति के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करता है। प्रक्रिया के परिणाम के रूप में अधिगम व्यवहार परिवर्तनों का उल्लेख करता है। यह व्यवहार परिवर्तन स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा होता है। प्रत्येक अर्जन या व्यवहार परिवर्तन सीखना नहीं कहा जा सकता। हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं। उनका आधार परिपक्वता है। परिपक्वता के कारण बच्चे के क्रियात्मक व्यवहार, भाषा संबंधी व्यवहार आदि में परिवर्तन होते हैं, परंतु इन्हें सीखना नहीं कहा जाएगा। केवल ऐसे परिवर्तन जो अभ्यास या पूर्व अनुभव के कारण होते हैं उन्हें सीखना कहा जाएगा। अभ्यास के कारण उत्पन्न सभी व्यवहार परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जा सकता, बल्कि व्यवहार के केवल ऐसे परिवर्तन को सीखना कहते हैं जो अभ्यास के कारण होते हैं और लगभग स्थायी होते हैं। अतः व्यवहार का केवल वही परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है और जो अपेक्षाकृत स्थायी होता है उसे ही सीखना कहते हैं। चैपलिन के शब्दों में सीखना का तात्पर्य अभ्यास या अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के अर्जन से है। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। मॉर्गन एंड गिलीलैंड के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। लर्निंग इज सम मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस विच इज रिटेन फॉर एट लीस्ट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है गेट्स एंड अदर्स के अनुसार अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। The process of acquiring new knowledge and new responses in the process of learning. स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। क्रॉनबेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। लर्निंग इज शोन बाय ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। थॉर्नडाइक के अनुसार
अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना है। लर्निंग इज selecting the appropriate response and connecting it with stimulus. नेक्स्ट डेफिनेशन है पेवलोव की अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही अधिगम है। लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। E.A. हिलगर्ड के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है अथवा परिस्थिति का सामना करने पर परिवर्तन होता है। इसके लिए आवश्यक है कि क्रिया के परिवर्तन की विशेषताओं को मूल अनुक्रिया प्रवृत्तियों, परिपक्वता या प्राणी की अस्थायी स्थिति के आधार पर व्याख्या न की जा सके। हिलगर्ड ने एक सूत्र के द्वारा सीखने को समझाया है। सूत्र है L = M + O + S + R + G। L = learning, M = motive, O = obstacle, S = perception of stimuli, R = response and G = desired goal। इसके आधार पर उन्होंने सीखने को परिभाषित किया। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया की विशेषताएं। पहली विशेषता है व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। सीखना तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि व्यक्ति के या विद्यार्थी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी कार्यविधि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब परिवर्तन दिखाई देता है, जो क्रिया सिखाई गई है या उसने सीखी है, जो व्यवहार उसने सीखा है, उसमें यदि उसके व्यवहार में वो परिलक्षित हो रहा है, परिवर्तित व्यवहार दिखाई दे रहा है, तभी हम कहेंगे कि अधिगम की प्रोसेस उसमें हुई है और उसमें सीखना है, वो उस चीज़ को सीखा है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ ए फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। विदाउट इट लर्निंग कैन नॉट एग्जिस्ट एंड नो प्रोग्रेस कैन टेक इन प्लेस। सीखना जीवन की आधारभूत प्रक्रिया है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है और कोई भी प्रगति संभव नहीं है। यदि जीवन है तो सीखना होगा, हर पल होगा, कभी औपचारिक रूप से होगा, कभी अनौपचारिक रूप से होगा, लेकिन जीवन भर सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके बिना कोई भी प्रगति, चाहे व्यक्ति के व्यवहार में हो, चाहे व्यक्ति की शिक्षा में हो, उसके समाज के योगदान में हो, सीखने के बिना नहीं हो सकती। नेक्स्ट है लर्निंग अफेक्ट्स ऑल मोड्स ऑफ बिहेवियर, मे बी स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, फियर एक्सेट्रा। अर्थात सीखना व्यवहार के अनेक पक्षों को, जैसे कौशल, ज्ञान, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व, प्रेरणा, भय इत्यादि अनेक पक्षों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। वो किसी भी रूप में चलती है, लेकिन सीखना हर समय होता रहता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड। सीखना उद्देश्यपूर्ण
या उद्देश्य निर्देशित होता है, इट इज़ नॉट एन एमलेस एक्टिविटी, ये उद्देश्यहीन प्रक्रिया नहीं है। कोई ना कोई उद्देश्य ले होता है, तभी व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। बिना उद्देश्य के हम किसी भी सीखने की प्रक्रिया में नहीं पड़ते हैं। इसके उदाहरण हम नित्य प्रतिदिन देख सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। जब विद्यार्थी किसी कक्षा में आता है या किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उद्देश्य निर्धारित करता है कि हमें ये कोर्स करना है, इससे हमें ये लाभ होगा, ये इसके उद्देश्य हैं। तभी वो उस ट्रेनिंग में या उस पाठ्यक्रम में या उस कक्षा में प्रवेश लेता है और उसमें निरंतर सीखता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज चेंज इन रिस्पॉन्स और बिहेवियर मे बी फेवरेबल ऑफ और अनफेवरेबल। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी। तो सीखते समय बहुत ध्यान सिखाने वाले को भी ध्यान रखना है, सीखने वाले को भी ध्यान रखना है कि जो हम सीख रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेके हम सीख रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर अपनी प्रक्रिया जारी रखें, जिससे कि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अनुकूल ही पड़े। नेक्स्ट है learning is a process of change, not a product in the form of change behavior. सीखना परिवर्तन है, चेंज है और इससे ये जो है फॉर्म व्यवहार के रूप में दिखाई देता है। लर्निंग इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिविटी। सीखने का परिणाम व्यक्ति की एक्टिविटीज़ में, क्रियाशीलता में दिखाई देता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ ए क्रिएटिव एक्सपीरियंस। सीखना एक सृजनात्मक अनुभव है। अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, छोटी बड़ी, व्यक्तिगत या शैक्षिक या सामाजिक, तो उसमें सृजनात्मकता व्यक्ति में आती ही है। जो उसे नहीं आता था वो सीखता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और वो क्रिएटिविटी की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्टेड टू लर्निंग। सीखना सार्वभौमिक है, ये पशुओं में भी होता है और ह्यूमन बींग में भी होता है। ये सार्वभौमिक क्रिया है, जो भी जिसमें भी जीवन है उसमें सीखने की प्रक्रिया घटित होगी। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ एन इंटेलिजेंट एक्टिविटी। सीखना विवेकपूर्ण क्रिया है। बिना बुद्धि लगाए कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता। उसमें किसी चीज़ में ज़्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है और किसी में थोड़ी, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से ही हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सीखना विवेकपूर्ण क्रिया है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ ऑल्सो ए सोशल प्रोसेस। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना बिल्कुल अलग थलग रह के या बिल्कुल समाज से कट के ये प्रोसेस नहीं हो सकता। समाज में रह के हम इम्पोर्टेंस समझते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यवहार की, और फिर प्रेरित होते हैं कि हम उस व्यवहार को, उस क्रिया को सीखें। तो ये प्रक्रिया एक सोशल प्रोसेस है। सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में रहकर, मोटिवेट होकर कोई भी चीज़ व्यक्ति सीख सकता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। सीखना समस्या समाधान की प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, तभी वो उस समस्या को सुलझाने के लिए, किसी प्रक्रिया को सीखने के लिए प्रेरित होता है और सीखना संभव होता है। तो सीखना जो है
प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया है। अगर व्यक्ति के सामने कोई समस्या ही ना आए तो वो किसी नई चीज़ को सीखने के लिए या कुछ सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा, और वो उसका काम अगर चलता चला जाए, कोई समस्या ही ना आए जीवन में, तो सीखने की प्रक्रिया संभव नहीं है। नेक्स्ट है लर्निंग हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर। सीखने की अपनी एक संरचना होती है। कोई भी प्रक्रिया हम सीख रहे हैं, कोई भी कोर्स सीख रहे हैं, कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसकी अपनी संरचना होती है, उसका अपना उद्देश्य होता है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, जिसको फॉलो करते हुए ही उस चीज़ को हम सीख सकते हैं। यदि कोई भी स्टेप हम स्किप करते हैं या उसको छोड़ते हैं तो सीखने में बाधा आएगी, सीखने में कठिनाई होगी। तो एक अपना संरचना होती है, उसी में रहकर कोई व्यक्ति किसी पाठ्यक्रम को, किसी चीज़ को, किसी ट्रेनिंग को सीख सकता है। जब तक कि उसके स्ट्रक्चर को वो नहीं समझेगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो सीखने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसकी संरचना से हम उसकी जानकारी लें और उसके आधार पर उसको फॉलो करते हुए सीखें। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। सीखना खोज की प्रक्रिया है। जब कोई जिज्ञासा होती है व्यक्ति के अंदर, विद्यार्थी के अंदर, तो वो आगे की चीज़ सीखने की कोशिश करता है। यदि खोज की प्रक्रिया ना हो तो उसको फिर वो आता ही होगा। अगर हम कुछ चीज़ खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई चीज़ सीखनी पड़ती है, और खोजते खोजते हम उस चीज़ को सीख लेते हैं, उस ट्रेनिंग को या उस जो सीखने की प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी प्राप्त करने में हमको कुछ ना कुछ डिस्कवरी भी करनी होती है। ये कैसे करें, इसको करने के लिए हमको कौन कौन सी नॉलेज लेनी पड़ेगी, इसके लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी, कौन सी बुक लेनी पड़ेगी, कौन से हमें लेक्चर सुनने होंगे, किस ज्ञानी व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से मिलके हमें इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सीखना खोज की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति या विद्यार्थी खोज के लिए तत्पर होता है तो वो जिस चीज़ को सीख रहा है वो आसानी से सीखता है, और वो सीखा हुआ बहुत स्थायी भी रहता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। सीखना एक एक्टिव या सजीव या क्रियाशील प्रक्रिया है। जब तक व्यक्ति क्रियाशील नहीं होगा कोई चीज़ सीख नहीं सकता। बैठे बैठे हाथ पे हाथ रखे या केवल सोचने से कोई चीज़ नहीं सीखी जा सकती। एक्टिवली पार्ट लेना होगा, तभी हम किसी चीज़ को, किसी प्रोसेस को, किसी क्रिया को सीख सकते हैं। लर्निंग इज़ द नीड रिडक्शन। अधिगम आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा तनाव को दूर करने के लिए जो क्रियाएं करता है उसे अधिगम कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध जीवन की आवश्यकता पर निर्भर करता है। जब किसी स्टिमुलस के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उससे व्यक्ति सीखता है, और जब उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध होता है, व्यक्ति सीखता है, तो जीव की या व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है, और आवश्यकता की पूर्ति होती तभी वो सीखता है। तो ये जो उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध है वो जीव की आवश्यकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है अधिगम तत्काल पुष्टि की प्रक्रिया है। व्यक्ति की क्रियाओं की पुष्टि से अधिगम प्रभावशाली होता है। बिना अभिप्रेरणा के कोई अधिगम नहीं होता है। पुष्टि से छात्र को पुनर्बलन मिलता है। जब हम पुष्टि करते हैं उस स्टूडेंट की कि हाँ, विद्यार्थियों की हाँ आपने जो सीखा वो
प्रॉपर था या उचित था, गुड था, अच्छा था, कन्फर्मेशन मिल जाता है उसको, तो व्यक्ति की जो अधिगम होता है वो प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है, सीखना मनुष्य का जन्मजात गुण है। ये मनुष्य का जन्मजात गुण है कि वो सीखेगा। अगर इन अच्छे वातावरण, अच्छी क्रियाएं व्यक्ति को, विद्यार्थी को दी जाएं तो वो सीखेगा। अगर अच्छी नहीं है तो उनको भी वो सीखेगा। ये जन्मजात गुण है सीखने का कि व्यक्ति सीखेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। इसीलिए बच्चा बड़ा होता है तो हम लोग उसको स्कूल भेजते हैं कि वो वहाँ जाकर अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे और अपने जीवन के समय जो उसका जीवन स्टार्ट हुआ है वो अच्छी पाठ्यक्रम से, अच्छी ज्ञान की बातों से कम समय में अपनी सभी चीज़ें जो सांसारिक हैं, समाज की हैं, नैतिकता है, साक्षरता है, बोलचाल का ढंग है, संस्कार है, सभी चीज़ें सीखते हुए वो आगे बढ़े। अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो सीखने का वातावरण घर में बनाना बहुत मुश्किल होता है और होगा तो बहुत लंबा होगा। स्कूल में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, समय पे ख़त्म होता है, उसका एग्ज़ाम हो जाता है, उसको मार्क्स मिल जाते हैं, वही पुष्टि हो जाती है। तो सीखना कम समय में अधिक होता जाता है और उसके समय का सदुपयोग होता है। तो सीखने एक जन्मजात गुण है, उसको इसीलिए सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है और कहा जाता है कि अब आप बड़े हो गए हो या बच्चे बोलने लगते हैं, थोड़ा समझने लगते हैं, तो उनको घर में ही पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। क्योंकि जन्मजात गुण है, अगर हम ये नहीं सिखाएंगे तो वो जो देख रहे हैं वो सीखेंगे और समय का जो है उनका दुरुपयोग भी होगा। जिस समय वो अच्छी चीज़ें साक्षर हो सकते थे, अच्छी बातें सीख सकते थे, उस समय वो अपने आप ग्रास्प करेंगे, अपने आप सीखेंगे, तो समय का भी व्यर्थ जाएगा। और हम जो उसको बनाना चाहते थे बड़े होके कि वो स्टेप बाय स्टेप सीख के समाज में समायोजित हो, वो हम नहीं कर पाएंगे। समाज में समायोजित होने के लिए भी आपको कुछ चीज़ें सीखना ज़रूरी है कि हम कैसे बिहेव करें, कैसे समाज में रहें, कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो ये जन्मजात गुण होने की वजह से हम सीखना एक प्रोसेस में बच्चे को कराते हैं। नेक्स्ट है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जीवन पर्यंत चलती है, इसलिए सीखने को अपने जीवन में बहुत महत्व देना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए कि हम सही समय में सही चीज़ें और सही प्रक्रियाओं को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। सीखने की क्रिया मनुष्य के विकास के साथ चलती है। जैसे जैसे विकास होता जाता है व्यक्ति का, वैसे वैसे सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। अपनी आवश्यकताएं, जैसे विकास होता है आवश्यकताएं बढ़ती हैं, बदलती हैं और इसके साथ साथ सीखने की प्रोसेस भी बदलती रहती है। सीखने का स्थानांतरण किया जा सकता है। सीखना हमने एक चीज़ सिखाई विद्यार्थी को, बच्चों को, व्यक्ति को, उसका प्रयोग वो कहीं और भी अपनी बुद्धि से, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार कर सकता है। नेक्स्ट है, अधिगम में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है। वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है सीखने पर और हेरिडिटी का, आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत सारे तत्व हैं जिनका विवरण आगे के व्याख्यान में डिटेल में किया जाएगा। यहाँ पे इतना ही बताना चाहेंगे कि अगर हम वातावरण में परिवर्तन करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होगा। उसको प्राप्त करने वाले लोगों के गति में, सीखने की गति में, सीखने की प्रभावशीलता में अवश्य अंतर आएगा। तभी स्कूल, जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं या कहीं किसी कोर्स में एडमिशन कराते हैं, तो विद्यालय, महाविद्यालय या इंस्टीट्यूट के वातावरण को देखते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है। कोर्स एक से कई विद्यालय में हो सकते हैं,
एक सी कार्य प्रणाली हो सकती है, लेकिन वातावरण के परिवर्तित होते ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व और उसके सीखने पर प्रभाव में अंतर आ जाता है। इस बात को माना जाता है, इस पे बहुत अध्ययन हुए हैं, इसलिए ही हम लोग कभी भी कुछ चीज़ सीखने के लिए प्रेरित होते हैं तो वहाँ के वातावरण को जरूर देखते हैं हर तरीके से कि वहाँ का वातावरण कैसा है। एक विद्यालय और दूसरे विद्यालय या एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट के वातावरण को कंपेयर करते हैं, जिसका अच्छा होता है वहीं पे जाते हैं। तो और परिवार में जब हम देखते हैं कि कई सदस्य हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कुछ सीखना है, या परिवार के वातावरण में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे घर के सदस्य अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा सामाजिक तौर पे, शैक्षिक तौर पे सब कुछ अच्छे से अच्छा सीख सके, इसके लिए वातावरण में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीज़ों को अपने घर में रखते हैं, ऐसा वातावरण रखते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क रखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य जो हैं वो अच्छी दिशा में अच्छी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आनुवांशिकता, हेरिडिटी का प्रभाव भी सीखने पे पड़ता है। इस पे भी बहुत अध्ययन हुए हैं कि वंशानुक्रम में आप देखेंगे कि ऐसा है कि कई पीढ़ियों से अब तो थोड़ा सा ये परिवर्तन आया है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ना बन के कुछ और में एडमिशन लेके आगे बढ़ता है, लेकिन कई पीढ़ियों से अगर परिवार में डॉक्टर्स हैं तो बच्चा जो है, जो छोटा बच्चा है या जो 10th करके इंटर करके, तो ये देखा गया है कि आनुवंशिकता के कारण, हेरिडिटी के कारण वो उसमें उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा गेन करता है और इसी क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, चिकित्सीय क्षेत्र में जाता है। ऐसे ही हर एक शिक्षा का है कि अगर टीचर है, अगर कई पीढ़ियों से परिवार में बहुत टीचर्स हैं तो बच्चों में भी अध्यापन का गुण आ जाता है। कहते हैं कि ये तो बचपन से ही ये गुण लेके आया है, और फिर उसमें अगर आप थोड़ा सा उसमें सीखने की प्रक्रिया को अच्छी गति देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर लेता है। हेरिडिटी का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ सीख के ही उसमें सारे गुण आ जाएंगे, उसमें सीखने की प्रक्रिया तो होनी ही है, लेकिन अगर आनुवांशिकता का प्रभाव है तो वो प्रक्रिया बहुत अच्छी ढंग से उस विद्यार्थी में दिखाई देगी। और हेरिडिटी के कारण उसमें थोड़े से तत्व हैं और बाकी प्रक्रिया वो ट्रेनिंग और कुशल निर्देशन उसके व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी शिक्षा को एक नई दिशा देगा और अच्छी दिशा देगा। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव सीखने की क्रिया को आगे बढ़ाता है। अगर किसी ट्रेनिंग के लिए कोई विद्यार्थी गया है और उसमें पूर्व ज्ञान उससे संबंधित थोड़ा है तो सीखने की क्रिया उसकी गति अधिक हो जाती है, क्योंकि उसको पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव होने से सीखने की प्रक्रिया जो है वो अच्छी गति से होती है और जल्दी होती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट है अधिगम, व्यक्ति की आदतों में सुधार करता है। सीखने से व्यक्ति के आदतों में सुधार होता है। व्यक्ति अगर ऐसे वातावरण में रहता है कि वो कुछ चीज़ों को देख रहा है कि वो उनसे लोगों को लाभ हो रहा है, वो प्रेरित होता है, तो वो अपनी आदतों में उन चीज़ों को सीख के अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि आदतों में परिवर्तन के लिए सीखना आवश्यक है और सीखने से व्यक्ति की आदतों में सुधार होता है। तो यदि बिहेवियर मॉडिफिकेशन हम विद्यार्थियों को करना चाहते हैं तो हम उसको सिखा सकते हैं। ये नहीं कि तो विद्यार्थी की आदत ऐसी ही, ऐसा नहीं है।
ये सीखने की विशेषता है कि हम सीखने के द्वारा आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक कुशल निर्देशन के द्वारा विद्यार्थियों की आदतों में सुधार कर सकता है। नेक्स्ट है, अधिगम पर बीमारी, थकान आदि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया के समय या पहले यदि किसी बीमारी से विद्यार्थी या सीखने वाला गुजरा है तो सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसी तरह यदि किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में विद्यार्थी है, उसको थकान है, तो कंपैरिजन अगर किया जाए, एक व्यक्ति जिसको थकान नहीं है वो सीख रहा है, एक जिसको थकान है वो सीख रहा है, तो दोनों के सीखने में अंतर पाया जाएगा। तो ये एक बहुत मुख्य विशेषता है कि अधिगम पर बीमारी और थकान का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस पे कई अध्ययन भी हुए हैं कि सीखने पर थकान और बीमारी का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जो है सीखते समय जिस कंडीशन में है उसका प्रभाव उसके सीखने की प्रक्रिया और गति और गुणवत्ता पर अवश्य पड़ेगा। नेक्स्ट है, समायोजन की क्षमता उत्पन्न करता है। जो लोग बहुत तेज़ गति से निरंतर सीखते हैं, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, तो उनमें समायोजन की क्षमता भी उत्पन्न होती जाती है। समायोजन क्या है? जो हमारे पास समस्या आए या जो कार्य आए उसको अगर हम सुचारू रूप से कर लेते हैं तो हम उस वातावरण से और उस एटमॉस्फेयर या उस कार्य प्रणाली जो चल रही है या जो आयोजन चल रहा है उसमें समाज में समायोजित हो जाएंगे। अगर हम ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हैं जहाँ की प्रक्रियाएं हमको समझ में नहीं आ रही हैं और हम वो टेक्निक सीखे हुए नहीं हैं, तो हमें समायोजित होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कार्यस्थल पर, अपने परिवार में, अपने समाज में समायोजित हों, तो हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए और जहाँ भी कठिनाई आए उसी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित होना चाहिए। और सीखने के कई माध्यम हो सकते हैं। आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, आप बुक्स पढ़ के, अब तो इंटरनेट की सुविधा है, तो आप लेक्चर सुन के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैटर पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके अपनी जो कठिनाइयाँ उनको दूर करके कार्यस्थल पर और परिवार में और समाज में अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी कार्यविधि में, तो आप सीख कर समायोजित होने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, सीखना मनुष्य को क्रियाशील बनाता है। यदि व्यक्ति में सीखने की इच्छा है और वो सीखने के लिए प्रेरित है और वो ये सोचता है कि हमारे जीवन में जिन चीज़ों से हम संबंधित हैं उनको हम सीख सकते हैं और हमें सीखना चाहिए, हमें सीखने के लिए समय निकालना चाहिए, तो वो देखेगा कि वो ऐसा व्यक्ति क्रियाशील रहेगा हमेशा। जिसने ये सोच लिया कि हमने तो सब सीख लिया, अब हमारा इसी से काम चल जाएगा, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा उसकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। तो अगर व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, कुछ प्रोसेस, ये सीखना जो है निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है, लेकिन हम उसके लिए जागरूक हैं कि नहीं, इस पे भी निर्भर करता है कि वो हमारे पर प्रभाव सीखना डाल रहा है कि नहीं। अगर हम सीखने के लिए प्रेरित हैं और निरंतर अपनी आवश्यकताओं और अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हैं और उनसे निकलने के लिए हम निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हम क्रियाशील रहेंगे। ऐसा व्यक्ति हमेशा क्रियाशील रहेगा जो सीखने के लिए प्रेरित है और अपनी आवश्यकता के अनुसार निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो वो जीवंत रहता है और अपडेट रहता है। तो सीखने की विशेषताएं अभी हमने
देखें, इस व्याख्यान में सुनी, उससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। सीखने के प्रकार। सीखने की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला, गामक क्रियाएं या मोटर एक्टिविटीज़। दूसरा, शाब्दिक व्यवहार या वर्बल बिहेवियर। तीसरा, समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। पहला है मोटर लर्निंग या क्रियात्मक शिक्षण। जिस शिक्षण में शारीरिक क्रियाओं की प्रमुखता होती है उसे क्रियात्मक शिक्षण कहते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। इसीलिए क्रियात्मक शिक्षण को कर्मेंद्रिय प्रधान शिक्षण कहते हैं। टाइप सीखना, साइकिल चलाना, मोटर चलाना इत्यादि जो हैं ये क्रियात्मक शिक्षण के उदाहरण हैं। सेकंड है विचारात्मक शिक्षण। विचारात्मक शिक्षण का तात्पर्य उस शिक्षण से है जिसमें मानसिक क्रियाओं की प्रधानता होती है। विचारात्मक शिक्षण में आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे ज्ञानेंद्रिय प्रधान शिक्षण कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ विचारात्मक शिक्षण में मस्तिष्क भी एक्टिव रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें भाषा का भी प्रयोग होता है। अधिगम के एक वर्गीकरण के अनुसार 8 प्रकार के सीखना होते हैं। पहला, संकेत अधिगम या सिग्नल सीखना। इसके अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन की प्रतिक्रिया एवं प्रक्रियाओं को सीखा जाता है। सेकंड है उत्तेजना प्रक्रिया अधिगम। इसके अंतर्गत अनुकूलित अनुक्रिया, उत्तेजना अनुक्रिया आदि आते हैं जिनका प्रतिपादन थॉर्नडाइक, पेवलव और स्किनर आदि ने किया है। थर्ड है श्रृंखला सीखना या चेन लर्निंग। 2 या अधिक उत्तेजनाओं तथा उनकी प्रतिक्रियाओं में स्थापित किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है शाब्दिक संबंध या वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। इसमें शब्दों की श्रृंखला का अधिगम किया जाता है। नेक्स्ट है बहुभिन्नीकरण अधिगम। इनमें प्रतिक्रियाओं की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है प्रत्यय अधिगम या कॉन्सेप्ट लर्निंग। एक श्रेणी के उत्तेजक एक प्रतिक्रिया देते हैं तो यह प्रत्यय अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है नियम अधिगम या रूल लर्निंग। 2 या अधिक प्रत्ययों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है तो यह अधिगम नियम अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान अधिगम या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इस अधिगम में समस्याओं का समाधान चिंतन का विकास करके किया जाता है। इस प्रकार ये सीखने के प्रकार होते हैं जो हर सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। इन्हीं प्रकार के माध्यम से सीखना आयोजित किया जाता है और सीखने वाले को इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अपनी प्रक्रिया को सफल बनाना होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।